यहाँ पे टॉपिक जो अपना आएगा HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब HRM के बारे में बता दूं, अभी तो जनरली हम यहाँ पे टॉपिक को सीख रहे हैं। HRM ये 3 मार्क्स के अंदर कंपलसरी ये टॉपिक आता है आपका। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखो यहाँ पे बात करी गई है, हमारे बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है? ह्यूमन होती है। विदाउट ह्यूमन हम काम करवा सकते नहीं। ठीक है, मशीन्स होती है, लेकिन मशीन्स को हैंडल कौन करता है? ह्यूमन करता है। ठीक है, अब ह्यूमन, अब बात कैसे कि मानो बिजनेस के अंदर हमारे पास में टोटल 50 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स हैं? 50। तो 50 मेंबर्स मतलब 50 मेंबर्स के पास में 50 ब्रेन्स होंगे। कितने ब्रेन्स होंगे? ब्रेन एस नहीं लगाने का, यानी 50 ब्रेन हुए, और कोई का भी ब्रेन एक जैसा रहेगा नहीं। सबकी सोच, सबकी कैपेबिलिटी, सबकी स्किल्स, सबका पावर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अगर भाई हम उनकी कैटेगरी के हिसाब से, हम उनकी स्किल्स के हिसाब से, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको वर्क असाइन नहीं करेंगे तो वो हमको वर्क परफॉर्म करके देगा नहीं, एज पर द गिवन टाइम। जब हमको वर्क परफॉर्म करके मिलेगा नहीं तो जाहिर सी बात है बिजनेस जो अपना गोल सोचा है वो गोल करके पहुंच सकेगा नहीं, वो गोल करके जा नहीं पाएगा। तो छेल्ले में छेल्ली बात क्या आती है? अपने बिजनेस को क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। तो बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज आती है कि ह्यूमन जो है, अब ह्यूमन के पास में रिसोर्स, तो रिसोर्स के तौर पे क्या होता है? जैसे मान लो हम कोई बिजनेस में, हम कहीं कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या रिसोर्स है? वी आर द रिसोर्स। तो हमारे पास में जो स्कूल, सबसे पहले जो हम जो काम करने जा रहे हैं उसके अपने पास में डिग्री है। क्या है? डिग्री। तो एक रिसोर्स ये हो गई। उसकी स्किल है, क्या है अपने पास में? स्किल। उसकी एबिलिटी है, क्या है? एबिलिटी। नॉलेज है, पावर है, स्ट्रेंथ है, ये सब क्या आ गया? ह्यूमन का रिसोर्स आ गया। क्या आ गया? रिसोर्स। मतलब इंसान के पास में जो चीज होती है काम करने के लिए लगाता है वो सब चीज क्या होता है? रिसोर्स होता है। जैसे कि मानो एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक बड़ा सी 500 केजी का एक बॉक्स रखा हुआ है। कितने केजी का? 500। तो इसको अगर अपने को यहाँ से खसका करके आगे रखना है तो हम इसको पिक कर सकते नहीं। ये तो क्या होगा भाई? अपने इसके अंदर नॉलेज लगा सकते नहीं। अब इसके अंदर अपने को क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए। क्या चाहिए? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या चाहिए अपने को? ताकत चाहिए। ठीक है, तो कंपनी के अंदर अगर मैं एक पतले दुबले इंसान को बुलाऊंगा, मतलब कि थिन पर्सन, तो क्या उसकी ताकत इनफ है इसको खसका कर उधर करने को? इनफ है? नहीं, उससे ये होगा नहीं। तो खामोखा अगर मैं उसको बुलाऊंगा तो पहले तो अगर वो ताकत लगाएगा तो उसकी जो एनर्जी वो क्या होगी? वेस्ट होगी। सबसे बड़ी बात है दूसरा काम छोड़ करके हमारे पास में आया तो वो काम क्या हो रहा है? उसका रुक रहा है, वो पेंडिंग जा रहा है। क्या हो रहा है? रुक रहा है। और अगर इसी के बीच में उसने ताकत लगाई, अगर उसको कुछ हो गया तो उसको क्या हो गया? इंजरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंजरी। तो आगे चल के नुकसान होने वाला है। तो यही चीज करना है कि कौन से काम के लिए कौन से ह्यूमन को अपने लगाना है, उसका अपने क्या करना है? क्या करना है? पक्की जरूरी। HRM क्या है? ठीक है, मतलब हमारे पास में अगर 50% का स्टाफ है तो वो 50% से काम कैसे निकलवाना है, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटी, उनकी स्किल्स, उनकी डिग्री के मुताबिक उसको अपने को काम सौंपना पड़ेगा। ठीक है, एक झाड़ू वाले को अगर मैं बोलूंगा कि बेटा एक काम, सॉरी भाई आप एक काम करना, कल से आप मेरा अकाउंट संभालना, तो वो संभाल सकेगा नहीं। इतना पढ़ा लिखा होता तो उसके हाथ में कंपनी की झाड़ू होती नहीं। ठीक है, चलो अब उसके बाद में देखो इसी के अंदर कि एवरी बिजनेस यूनिट टेक्स केयर ऑफ इट्स एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड व्हीकल। जैसे कि हम हमारे बिजनेस का हर एक चीज का टेक केयर करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, सबका हम ख्याल रखते हैं। वैसे ही हम हमारे यहाँ पे एम्प्लॉइज वर्किंग इन द बिजनेस यूनिट आर इट्स अ लाइफ एसेट। एम्प्लॉय को क्या बोला गया? लाइफ एसेट। अगर बिजनेस के अंदर से एक भी एम्प्लॉय छोड़ करके रिजाइन करके चले जाता है, जैसे मानो आज एक एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया, क्या कर दिया? रिजाइन। ठीक है, तो आज का दिन वो एम्प्लॉय का तो कोई काम होगा नहीं,
और उसका काम कोई दूसरा करके देगा नहीं। तो जब तक के ये जो वैकेंट पोस्ट है, ये जो खाली पोस्ट अगर ये पूरी नहीं हो जाती तब तक के उसका काम कोई करके देगा नहीं। तो उसका काम जब तक के नहीं होता उस सब में क्या होता है, लॉस। क्या होता है, लॉस। तो ये लॉस से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमें ऐसा एटमॉस्फेयर रखना पड़ेगा, ऐसा हमारे ह्यूमंस को, ऐसा हमारे एम्प्लॉइज को मैनेज करके रखना पड़ेगा ताकि कोई भी रिजाइन करके जाए नहीं। इसीलिए कहा गया एम्प्लॉइज आर द लाइफ असेट। क्या है, लाइफ असेट। असेट मतलब मिलकत होती है। क्या होती है, मिलकत। चलो उसके बाद में देखो, therefore it is necessary to take care of them. Success of business depends on the employees. Business objective can actually successfully achieve if their needs are satisfied. अब कोई भी सक्सेस होता है बिजनेस का वो एम्प्लॉइज के जरिए होता है, उसके अलावा किसी के जरिए होता नहीं। अब क्या है, तुमको मैंने लाइव एग्जांपल बताया कि अगर एक भी एम्प्लॉय हमारे बिजनेस को छोड़ करके जाता है तो यहाँ पे क्या आकार होता है, लॉस। क्या आकार होता है, लॉस। ठीक है, तो आपको इसको छोड़ के जाने देना नहीं। तो भाई अब बड़ी बात ये होती है, अब अपने ऊपर एज्यूम करो कि हम कोई कंपनी के अंदर काम करते हैं तो हम कंपनी के अंदर रिजाइन लेटर कब लिखते हैं, ये बताओ। क्या रीजन ऐसा होता है कि हम कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, ये बताओ। अच्छा, ऐसी कंपनी आप छोड़ के जाते हो जिसमें आपकी सैलरी 50 के है, कितनी है, बताओ। अब क्या होता है वो, चलो फर्स्ट हो गया फैमिली प्रॉब्लम, उसके बाद में दूसरा बॉस की प्रॉब्लम। चलो यानी इसके अंदर मैनेजर भी आ गया। चलो उसके बाद में नेक्स्ट, इससे अच्छी मतलब के बेटर न्यू मिल जाएगा आपको, यानी 60K की मिल जाएगा। देन उसके बाद में ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम होती है। उसके बाद देखो, एक ऐसी कंपनी है जहां पे तुम्हारी सैलरी भी बढ़ रही है, तुमको ट्रांसपोर्ट भी मिल रहा है, तुम्हारी बॉस की प्रॉब्लम भी सॉल्व है, कोई बॉस तुम्हारे को हैरान नहीं कर रहा है, तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम भी कुछ नहीं, ठीक है, यानी कि तुम्हारी नीड्स पूरी सेटिस्फाई हो गई। लेकिन फिर भी तुमको वो जॉब छोड़नी, वो क्या रीजन है, हर चीज तुम्हारी सेटिस्फाई हो गई, बोल मुझे, अरे तैबा बोल, हर चीज तुम्हारी सेटिस्फाई होती है, फिर भी आपको अगर वो जॉब छोड़नी है तो उसका रीजन क्या हो सकता है? तो उसका रीजन एक ही हो सकता है कि वो जो काम कर रहा है उससे वो काम परफेक्ट हो पा रहा नहीं, उसको वो काम आ रहा नहीं है, उसका काम दूसरा है, उसको कोई और काम सौंप दिया। सबसे बड़ी नेगेटिविटी क्या आती है कि इंसान को जो काम आता है उसको वो काम ना दिया जाए, उसके बदले में उससे दूसरा काम निकलवाया जाए तो उसका दिल लगेगा नहीं, उसका दिल नहीं लगेगा तो काम करके देगा नहीं, वो क्या करेगा, फटाफट भागने की सोचेगा। तो क्या बोलते हैं कि जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं अगर हमने उनकी नीड्स को पूरी कर दी तो एम्प्लॉइज भाई भले बाहर कितनी बड़ी ऑफर हो वो अपने को छोड़ के जाएगा नहीं, कभी नहीं छोड़ गया, क्योंकि उसकी जो बेसिक नीड है वो पूरी हो रही है, यार ये कंपनी मेरी नीड्स पूरी करके दे रही है। चलो उसके बाद देखो, due to such care enthusiasm loyalty and feelings of honest among employees develop it increase their work efficiency। सबसे बड़ी बात क्या होती है, अपने को एम्प्लॉइज का एंथुसियाज्म बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, एंथुसियाज्म। अगर एक मानो एक फैमिली हमने फंक्शन रखा गेट टुगेदर, उसमें बड़े बड़े लोग हैं, उसमें अपना एक एम्प्लॉय भी आया और अगर वो एम्प्लॉय बोलता है कि ये मेरी कंपनी, कौन सी कंपनी है, मेरी, एक आप खुद की कंपनी यानी कि आपकी कंपनी, आप बॉस हो, ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉय आपके सामने बोलता है कि ये मेरी कंपनी है तो वहां पर हमको 4 इंसान के सामने उसको ये नहीं बोलना है कि ये तेरी कंपनी नहीं, हमें ये कहना है कि तेरी कंपनी है, तेरी, यू आर द बॉस। कौन है तू, यू आर द बॉस। उससे क्या होगा, उसका एंथुसियाज्म बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, वो आज 10 लोग को बोला कर 20 लोग को बोलेगा, वो कभी तुम्हारी कंपनी छोड़ के जाएगा नहीं। लेकिन अगर वही टाइम पे हम उसको बोल देंगे ये तेरी कंपनी नहीं है, किसी कंपनी है, मेरी कंपनी है, तो उसका एंथुसियाज्म क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, कि यार ये तो कोई शुक्र एहसान फरामोश है, हम काम करें तो ही तो इसकी कंपनी चल रही, वरना चल रही नहीं है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर एंथुसियाज्म डाउन करना नहीं है, एंथुसियाज्म क्या करना है, आप करें। इसीलिए जो भी पर्सन गूगल के अंदर वर्क करता है, किसके अंदर वर्क करता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके यानी कि चिल्ड्रन को या उसके चाइल्ड को या उसकी वाइफ को
जब तक कि वो 18 ईयर्स का नहीं होता उसको $1800 या $1000 पेमेंट मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? पेमेंट मिलती है। गूगल अपने एम्प्लॉयज और उनकी फैमिली का बहुत अच्छे का रखते हैं, ख्याल रखते हैं। तो ऐसी जॉब कहाँ मिलेगी? मिलेगी नहीं मिलेगी। तो कोई गूगल को छोड़ना चाहेगा नहीं, समझ में आई बात? तो ऐसे सभी कंपनी अपने किसका ध्यान रखती है? एम्प्लॉयज का। चलो उसके बाद में देखो meaning human resource management is a process which takes into consideration matter like proficiency, knowledge, intelligence, likes and dislikes, personal development। सबसे बड़ी बात क्या होती है? अगर जो इंसान को उसकी फील्ड के अंदर नॉलेज है तो वो अच्छे से काम करके देगा, उसके अंदर वो महारत करके देगा। लाइक्स और डिसलाइक, अब देखो लाइक और डिसलाइक बहुत बड़ी चीज करती, मैटर करती, लाइक और डिसलाइक। ठीक है, अब हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इसके अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल में चलना पड़ेगा। हमें हर वक्त कंपनी के रख के फॉर्मल नहीं देना, हमें इनफॉर्मल भी देना है कि भाई आज घर में कैसा हुआ, आपके घर में सब सही है। हमें एम्प्लॉय से कन्वर्सेशन करना है, क्योंकि कई दफा एम्प्लॉय अपने घर के फ्रस्ट्रेशन लेकर के आते हैं। ठीक है, कई दफा उनको ऐसा रहता है कि काश मेरे को बॉस मेरा बोनस दे देवे या इंसेंटिव्स मेरे को मिल जावे या मेरा मतलब जो प्रॉब्लम, अगर हम उससे इंटरनल फीलिंग रखेंगे, इंटरनल कैसी, यहाँ पर अपने इनफॉर्मल, कौन सी इनफॉर्मल, उसके घर बार के बारे में पूछेंगे या उससे अपने एज अ फैमिली मैन की तरह ट्रीट करेंगे तो उसका एंथुसियाज्म खुद का खुद ही बढ़ेगा। इसलिए कहा गया लाइक्स और डिसलाइक। आप कभी भी कहीं भी फॉर्म भरने जाओगे ना तो उसके अंदर आपका एक कॉलम होगा, आपको क्या पसंद है और आपको क्या नहीं पसंद है। जो आपको नहीं पसंद है कंपनी में कभी आपको वो चीज कराई जाएगी नहीं, कराई जाएगी तो आप क्या करोगे? कहूँ तो क्या सीधा वहां से भूलिया बिस्तर बांध के निकल जाओगे, वहां मुझे काम करना नहीं है। ये हमेशा एक कॉलम में रहता है कंपनी के, लाइक और डिसलाइक। समझ में आगे बढ़ो। चलो उसके बाद में देखो आगे बढ़ो क्या बताया गया है कि एम्प्लॉइज इंटीग्रेट्स देम विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड क्लीनलीनेस channels the business toward the path of success and profitability। अब देखो जब एम्प्लॉइज का अपने पर लाइक्स डिसलाइक कॉम्पिटेंसी पता है तो एम्प्लॉइज अपने मस्त मगन में काम करेगा और अपने को अपने पाथ के ऊपर लेके जाएगा। क्रिकेट देखो ना, क्रिकेट के अंदर क्या हर बंदा कैप्टन जैसा बोलता वही शॉट मारता है? कैप्टन ने बोला फोर मार तो फोर मारेगा वो? बैट्समैन फोर मारेगा नहीं ना। ठीक है, बैट्समैन अपने फ्रीडम से, ठीक है। तो वैसे ही कंपनी के अंदर एम्प्लॉय जो होगा उसको वर्क असाइन कर दिया कि ये तेरे काम मुझे करके देना, तो अब तुमको यूं नहीं बताने कि ऐसे उठा ये कर वैसे कर, नहीं, वो अपनी मेथड लगाएगा और उसको कंप्लीट करके देगा। ठीक है, चलो उसके बाद में देखो सी कैरेक्टरिस्टिक। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डायरेक्शन टू द एम्प्लॉइज। सबसे पहले क्या होता है, हमको एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करना है। क्या करना है? सिलेक्ट करने के बाद में उसको क्या करना है? ट्रेनिंग। क्या देना है? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं देंगे तो उसको काम आएगा नहीं, काम नहीं आएगा तो डिस्करेज होगा। क्या होगा वो? और डिस्करेज होगा तो जाहिर सी बात है वो टिकेगा नहीं। चलो उसके बाद में देखो प्रमोशन। अब जब अच्छा काम कर रहा है तो उसको क्या करो? उसको प्रमोट करो। क्या करो? जब उसकी पोस्टिंग बढ़ेगी तो और अच्छा काम करके देगा। क्या करके देगा? अब उसके बाद में देखो डायरेक्शन। कभी उसको कोई काम नहीं पा रहा है या भूल जा रहा है या उसने मेथड भूल गए तो उसको डायरेक्शन दो। क्या दो? ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये मेथड्स हो, तो अपने को डायरेक्शन उसको देना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट enables to accomplish business objective by way of integration them with individual objective, business objective। हर एक इंसान अपना खुद का ऑब्जेक्टिव समझ करके पूरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करके देता है। जैसे मान लो एक फुटबॉल की टीम है, किसकी टीम है? फुटबॉल की। 11 प्लेयर यहाँ खेल रहे हैं, 11 प्लेयर यहाँ खेल रहे हैं, ठीक है। तो हर एक पर्सन का खुद का एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या? कि मैं आज 10 बॉल मारूंगा। कितने बॉल मारूंगा? अच्छा, वो 10 बॉल मारेगा तो भला किसका होगा? टीम का होगा कि उसका होगा? किसका होगा? इसी तरीके से बिजनेस में कैसा है कि हर एक पर्सन अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव लेके चलेगा, तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स है, भला किसका होगा? कंपनी का, बिजनेस का। किसका होगा? बिजनेस। समझ में आई बात? तो इस तरीके से अपने को वर्क करवाना पड़ता है। उसके बाद में देखो बेसिक फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू मैनेज द एम्प्लॉइज एज दे आर वैल्यूएबल एसेट ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस के जितने भी एम्प्लॉइज हैं सब वैल्यू वाले। कौन से वाले हैं? वैल्यू। ठीक है, वैल्यू मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। प्राइस तो एक बार तो अपने रख दी जाती है पर वैल्यू कभी डिफाइन होती नहीं है। कीमती मतलब कीमत होती है। क्या होती है वो? अच्छा, उसके बाद में देखो इट प्रोवाइड्स प्रॉपर ट्रेनिंग एंड थर्स डेवलप्स पर्सोनल फॉर द जॉब। जितनी अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, अगर मानो एम्प्लॉइज हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, कौन सा डिपार्टमेंट में वो? तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अच्छा। अब देखो जो डिपार्टमेंट में जितने लोग काम करते हैं, मानो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 50% है, कितने पर्सन है?
तो ये इस डिपार्टमेंट के पर्सोनल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पर्सनल क्या कहलाएंगे? पर्सनल मतलब आपने किसी को अपना असिस्टेंट लगाओ, क्या होता है? आपका पर्सनल होता है। किसका पर्सनल? आपका। पर एक डिपार्टमेंट का पर्सनल होते हैं। क्या होते हैं? पर्सनल। चलो उसके बाद देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इवैल्यूएट्स परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज एंड प्लेसेस देम एट द राइट पोजीशन। हम एचआरएम के जरिए एम्प्लॉइज की उनकी एफिशिएंसी, उनकी डिग्री, उनकी नॉलेज को अपने यहाँ पे पहचान सकते हैं और उनको सही वर्क दे सकते हैं, राइट टाइम पे राइट वर्क हम उनको दे सकते हैं। उसके बाद में देखो, efficient management can reduce labor turnover rate and can maintain skillful employees for a longer period in company। जितना अच्छा मैनेजमेंट रहेगा ना तो लेबर टर्नओवर रेट यानी एम्प्लॉइज छोड़ के जाएगा नहीं, दूसरे को अपने को लाना पड़ेगा नहीं, पुराना छोड़ के जाएगा नहीं, नवे की एंट्री होगी नहीं, पुराने काम करते रहेंगे, किसी को दूसरी बात सिखाना पड़ेगा नहीं, तो कंपनी आगे बढ़ती जाएगी। पुराना छोड़ के जाएगा, नवे को लेकर के आएंगे तो फिर नवे को अपने क्या लेना पड़ेगा? ट्रेनिंग। क्या लेना पड़ेगा? तो बार-बार लोगों को ट्रेनिंग देंगे तो अपना खर्चा ज्यादा हो जाएगा ना, फिर से उसको जीरो से स्टार्ट करो, फिर से उसको सिखाओ, फिर वो पुराने की तरह काम करके देगा। चलो उसके बाद देखो, as a part of human resource management conducive atmosphere is provided to employees which ultimately boost their level। हमें ऐसा एटमॉस्फेयर कंपनी के अंदर रखना पड़ता है कि जो एम्प्लॉइज है उनका एंथुसियाज्म, उनका मोरल बूस्ट होता रहे। क्या होता रहे? बूस्ट। वो आगे काम करते रहे। जितने भी सेल्समैन होते हैं ना, जितने भी सेल्समैन होते हैं, सभी सेल्समैन का एंथुसियाज्म बूस्ट रहता है। क्या रहता है? ताकि उनका मोरल भी आगे बढ़ता रहे। क्या बढ़ता रहे? मोरल आगे बढ़ता रहे। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंस, क्या बात करेंगे? तो इंपॉर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट है कि एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय टेंड टू इंक्रीज। अब सबसे बड़ी बात होती है कि हमें यहाँ पर एम्प्लॉइज की ताकत को बढ़ाना है, उसकी मतलब जो वर्किंग कैपेसिटी उसको इंक्रीज करना है, तो हम उसको बोनस दे सकते हैं, इंसेंटिव्स दे सकते हैं, हम उसको टारगेट दे सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्या? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इंक्रीज। जितना ज्यादा एम्प्लॉइज काम करके देंगे उतना अपना बिजनेस का क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। बिजनेस प्रेस्टीज इज मेंटेन। बिजनेस की जो वहां पर अपने कोऑर्डिनेशन है वो क्या बना रहेगा? मेंटेन रहेगा। हायर स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर मेंटेन। हमारे यहाँ पे क्वालिटी को स्टैंडर्ड रखना है। क्या रखना है? स्टैंडर्ड। क्योंकि जहाँ क्वालिटी बिगड़ेगी वहाँ क्या होगा? दूसरी कंपनी अपने को टेक ओवर कर देगी। ठीक है, हमें ये चीज करने देना नहीं है। तो जितना अच्छा हमारा मैनेजमेंट रहेगा, एम्प्लॉइज अच्छे से काम करते होंगे, तो क्वालिटी भी क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। फीलिंग्स ऑफ ओननेस अमंग एम्प्लॉइज इज डेवलप्ड। सबसे बड़ी बात, एम्प्लॉइज के बीच में अपने को ओननेस की फीलिंग लाना है। कौन सी फीलिंग लाना है? ओननेस मतलब खुद की। कौन सी? खुद की। ये मेरी कंपनी है, इसके अलावा कोई हैगा नहीं, ये किसी कंपनी है, मेरी कंपनी। समझ में आई बात? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप एक पार्टी में गए हो, आपका एम्प्लॉइज बोलता है मेरी कंपनी है, हाँ भाई ये किसी कंपनी है, ये कंपनी। ठीक है। तो इसके बाद में देखो, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट इज सीन। अब भाई जितना अच्छा अगर एम्प्लॉइज को ऑनेस्ट फीलिंग आएगी कि भाई मैं ही ये कंपनी का मालिक हूं, तो कभी छोड़ के जाएगा नहीं। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। अब दूसरी बात करो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसके अंदर आपको एक चीज बोली गई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सेकंड टॉपिक है फाइनेंशियल। एक यहाँ पे कोड बोला गया होगा, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। ये आपका आता है 2 मार्क्स में। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। ठीक है, अपने बिजनेस से सॉरी अपनी बॉडी के अंदर से, अपनी पूरी बॉडी के अंदर से अगर पूरे ब्लड को शक कर दिया जाए यानी निकाल दिया जाए तो क्या होगा? मर जाएंगे, श्योर मर जाएंगे, जिंदा बचेंगे श्योर ना। ठीक है, क्योंकि भाई इंजन चलेगा नहीं, हार्ट का पिस्टन लॉक हो जाएगा, तो कितना भी पानी ढकेल दो चलेगा नहीं। ठीक है, उसी तरीके से बिजनेस के अंदर से पैसे को सारा बाहर निकाल दो। ठीक है, चला के दिखाओ, बिजनेस चलेगा? चलेगा नहीं। यही बात है। तो बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी बात होती है मनी। क्या होता है? अब मनी के अंदर देखने जाएंगे, मानो अगर यू आर द ओनर, ठीक है, तो आपने बिजनेस के अंदर 35 करोड़ लेकर के आए। कितने लेकर के आए?
तो 35 करोड़ का बिजनेस के अंदर लगाओगे, पर बिजनेस चलाने के लिए और भी पैसे चाहिए, वो पैसे कहां से लाओगे? तो थ्रू द फाइनेंस। किससे लाओगे? अब फाइनेंस आप प्राइवेट भी ले सकते हो, पब्लिक भी। किससे ले सकते हो? प्राइवेट और ये डिपेंड करता है आपको कितने मनी की रिक्वायरमेंट है, ये डिपेंड करता है आपको कितने मनी की रिक्वायरमेंट है। अब मानो तुमने बोला कि भाई मुझे और 30 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। कितने करोड़ की? तो आप कोई अपने रिश्तेदार से मांगने जाओ कि भाई मुझे 30 करोड़ दे, वो देगा? इसके पास होगा। आप बैंक से मांगने जाओगे मुझे 30 करोड़ दे, तो बैंक देगी। कौन से बेसिस पे देगी? कुछ ना कुछ तो असेट रखनी पड़ेगी अपने को, तो देगी वो? नहीं देगी। ठीक है, तो इसको तो भूल जाओ, प्राइवेट को। अब पब्लिक के अंदर आ जाओ, तो अब हमको पब्लिक से लेना है। किससे लेना है? तो पब्लिक से कैसे लेंगे? भाई मुझे 35 करोड़ चाहिए, लोगों से ज्यादा जाके मांगेंगे अपने? नहीं। तो अब अपने क्या करेंगे? पब्लिक फाइनेंस के अंदर अपने शेयर के पास में जाएंगे, मतलब शेयर के पास में नहीं जाएंगे, अपने सेबी के पास में जाएंगे। किसके पास में जाएंगे? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारे ये नीड्स ऑफ कैपिटल को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करेगी। वो छोटे छोटे हिस्सों को बोल दिया जाता है कि वो क्या है? छोटा छोटा हिस्सा शेयर्स है। क्या है वो? शेयर्स है, छोटा छोटा हिस्सा। ठीक है, अब जब वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड, चलो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने क्या बोला, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड। ठीक है, अगर हम हमारे बिजनेस में जब पैसा निकाल लेंगे तो जरा भी बिजनेस चलेगा नहीं। हमको फाइनेंस चाहिए 30 करोड़ चाहिए, तो हम किसकी यहाँ पे पकड़ेंगे? सेबी। सेबी क्या करेगी? हमारे 35 करोड़ को छोटे छोटे शेयर्स में बाहर पड़ेगी। तो हर कोई, तुम मैं, हर कोई ये शेयर्स को यहाँ पे परचेज कर सकते हैं और कंपनी को अपने पैसा दे सकते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा कंपनी क्या करेगी? वो अपने बिजनेस में यूज करेगी। अब कंपनी जब अपने बिजनेस में यूज करेगी, अगर कंपनी का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, कंपनी की सेलिंग ज्यादा बढ़ेगी, कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो हमने जो छोटे छोटे पैसे दिए हुए थे कंपनी के अंदर, तो अपने को भी क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। और वो प्रॉफिट को अपने कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। और कंपनी को अगर लॉस होगा तो अपने को भी सीधा सीधा क्या मिलेगा? लॉस। ठीक है, समझ में आई बात? तो शेयर इस तरीके से अप एंड डाउन होते हैं, क्योंकि विदाउट फाइनेंस तो चलेगा नहीं। अब मानो एक और चीज खास करके हमको ध्यान में रखनी पड़ती है, हमने बिजनेस के अंदर जो कैपिटल लेकर के आया था, वो कैपिटल कितना लेकर के आया था? 35 करोड़ रुपए। कितना लेकर के आया था? 35 करोड़। इसको बोला जाता है ऑनर कैपिटल। कौन सा कैपिटल? ऑनर कैपिटल। अब हम जो मांग रहे हैं, मंगुड़िए जो अपने कितना मांग रहे हैं? अपने 30 करोड़। इसको कहा जाता है बोरोड कैपिटल। कौन सा कैपिटल? हमेशा एक चीज ध्यान रखने का, ऑनर कैपिटल करता जो बोरोड कैपिटल होता है वो कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम। बिकॉज अगर आप अपने बिजनेस में 10 रुपीज अर्न कर रहे हो, तो 10 रुपीज जो प्रॉफिट होता है उसके 2 पार्ट करना है, एक पार्ट देने में और एक पार्ट अपने बिजनेस के लिए। तो 7:3 करना पड़ेगा। ये 3 पोर्शन अपने कहाँ देंगे? बोरोड में, क्योंकि जो लिए उसको तो चुकाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है, वरना फिर तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा, सीधा देश छोड़ के भागना पड़ेगा। और 7 रुपीज हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब उसके बाद में आगे देखो, उसमें एक और चीज बोली गई है, अब फाइनेंस की कब जरूरत पड़ती है? जब हमारा बिजनेस का एक्सपांशन होता है, जब हमारे बिजनेस को हम मॉडर्नाइज करते हैं, जब हमारे बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजी आती है, हम न्यू टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं, तब फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। एक एग्जांपल हम ही लेते हैं ना, तो ये होता है बोरोड कैपिटल। क्या होता है? बोरोड। तो बोरोड कैपिटल को हमेशा हमको किस में लगाने का है? बोरोड कैपिटल को हमेशा हमको हमारे बिजनेस के वर्किंग कैपिटल में लगाना है। किस में लगाना है? वर्किंग कैपिटल। बिकॉज अगर ये मनी को तुम वर्किंग के अंदर लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कितना पैसा यहाँ पे अपने रॉ मटेरियल के काम के लिए लगा रहा। और जो आपका ये 35 करोड़ ऑनर कैपिटल, इसको हमेशा आप लगाने का फिक्स कैपिटल में। किसमें लगाने का? क्योंकि फिक्स कैपिटल वो फिक्स रहने वाला है। क्या रहने वाला है? फिक्स। वर्किंग कैपिटल के अंदर बोरोड कैपिटल का यूज करने का और फटाफट से बोरोड कैपिटल की जो भी लोन होने उसको दे देने का, ताकि भाई अपना बोरोड कैपिटल कम हो। क्या हो? कम हो। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ता है। क्या चढ़ता है? इंटरेस्ट। जितनी फटाफट आप बोरोड कैपिटल कम दोगे तो ऑनर कैपिटल क्या होगा? खुद पे खुद ही इंक्रीज होता जाएगा। तो देखो उसके बाद में देखो इसके फॉलोइंग फंक्शंस है। ये फंक्शंस इसके इंपॉर्टेंट है। जैसे
टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल नीड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो भी बिजनेस चालू करा है तो उस बिजनेस के अंदर हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी फाइनेंशियल जो नीड्स है वो कितनी है, हमें कितनी रिक्वायरमेंट है। तो अपने को मालूम कितना पड़ा था, कितने की जरूरत है अपने को 30 करोड़ की, ठीक है। चलो उसके बाद में देखो टू मेक अ फाइनेंशियल प्लान फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम ड्यूरेशन। अब ये 30 करोड़ आपने जो लिया है मार्केट के अंदर से, 1 साल के लिए लिया, 2 साल के लिए लिया है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए है, तो भाई 30 करोड़ मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म 15 इयर्स के लिए लिया। कितने लिए इयर्स के लिए लिया है 15, तो वो 15 इयर्स जितना उसमें इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। और 15 इयर्स बाद मुझे क्या करना है, उनको वापस देना है। उसके बाद में देखो टू प्रिपेयर बजट। अब ये तुम बजट जो ले लो, जो बजट आ रहा है ये 30 करोड़ का, इसको तुम लगाओगे कहाँ, बोरोड कैपिटल को तुम लगाओगे कहाँ, तो तुमने बोल दिया सर हम तो ये यहाँ पे लगाएंगे वर्किंग कैपिटल के अंदर। तो ये वर्किंग कैपिटल है क्या, तो इसके अंदर सबसे पहले भाई हम तो रॉ मटेरियल्स को परचेस करेंगे इससे, ठीक है। हम यहाँ से इससे क्या करेंगे, रॉ मटेरियल्स के बाद में इसके अंदर के जो हम टूल्स है वो लेकर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद में इसको हम सेमी फिनिश गुड में लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इससे ही भरेंगे, यानी वर्किंग जो हमारे वर्किंग के अंदर काम दे रहा है वो सब काम का किससे निकालेंगे, अपने 30 करोड़ से। किससे निकालेंगे, तो अपने को पता चलेगा ये मनी कहाँ लग रहा है और इसके ऊपर से प्रॉफिट कैसे मिल रहा है। तो ये 30 करोड़ से कम अगर आपने 30 करोड़ यहाँ पे लगा दिया तो 30 करोड़ इंटू 3 करो, 3 3 जा 9, तकरीबन आपको कितना मिलना चाहिए प्रॉफिट 90, मतलब कि कितने गुना मिलना चाहिए, यानी 3 गुना, 3 टाइम ज्यादा मिलना चाहिए। तो वही जाके आप क्या कर सकते हो, अपना भी प्रॉफिट निकाल सकते हो और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। टू एलोकेट फंड्स, अब फंड्स, अब मैंने बोल दिया शेयर, ठीक है। अब खाली शेयर नहीं, शेयर तो क्या एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या है इंस्ट्रूमेंट। किसका इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंस का। किसका इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंस तुम कैसे भी ले सकते हो, उसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। कितने सारे इंस्ट्रूमेंट है, अनलिमिटेड इंस्ट्रूमेंट है। सेकेंडरी मार्केट का नहीं बहुत सारा है, प्राइमरी मार्केट का मैं, सेकेंडरी मार्केट है। जैसे कि भाई तुमने क्या बोला शेयर्स, तो शेयर्स के अंदर भी अपने बात करें, भाई मुझे तो इक्विटी शेयर निकालना है, प्रेफरेंस शेयर निकालना है, मुझे डिबेंचर के थ्रू निकालना है, ठीक है। फिर बोले कोई मुझे बॉन्ड्स के थ्रू निकालना है, कोई बोले सर मुझे तो यहाँ पे बिल्स के थ्रू निकालना है, मुझे कुछ कॉमर्शियल बिल के थ्रू निकालना है। समझ में आ रही बात, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, क्या होता है इंस्ट्रूमेंट। आप अपने यहाँ पर जो बोरोड कैपिटल है इसको डिवाइड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर 3 में डिवाइड, कि भाई कुछ पैसा में किससे मंगवाओ, इक्विटी शेयर से, कुछ पैसा में किससे मंगवाओ, प्रेफरेंस शेयर से, कुछ पैसा में किससे मंगवाओ, डिबेंचर से। समझ में आई बात, ठीक है। चलो उसके बाद में देखो टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टू सिलेक्ट सोर्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल। अब हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना पड़ेगा। ये डिसाइड कर लिया भाई मुझे इक्विटी से, प्रेफरेंस और डिबेंचर, ये 3 के लिए मुझे क्या करना, पैसा मंगाना है, पब्लिक से पैसा भेजना है। तो ये क्या करा मैंने, कैपिटल का स्ट्रक्चर डिसाइड करा। क्या डिसाइड करा, कैपिटल का स्ट्रक्चर। उसके बाद में आता है टू कैरी आउट द प्रोसीजर फॉर एक्वायरिंग द फाइनेंस। अब ये डिसाइड कर लिया, अब मैं सीधा कहाँ जाऊंगा, इसके पास जाऊंगा, सेबी के पास में। इसके पास में जाऊंगा मैं, उसको बताऊंगा मेरे कंपनी के सारे चीज, एक तो होता है AOA और एक होता है MOA। सब बोलोगे इन 2 चीज का नाम ही लेकर के। तो तुमने अगर 11th स्टैंडर्ड आंख खोल के पढ़ी होगी और कान खुले रख के पढ़े होगे तो AOA का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और MOA का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। ये 2 चीज आपकी खुल के पढ़ाई जाती है A सब्जेक्ट के अंदर, जिसका हो उसकी बदले बदले, जिसका ना हो उसके ठल्ले ठल्ले, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई ये AOA और MOA के तहत आप अपनी कंपनी का सारा जो प्रपोजल है वो किसके पास में रखोगे, ये भाई के पास में रखोगे। ये भाई फिर आपको सिलेक्ट करके दे, ठीक है। तो उसके बाद में देखो to see that acquired funds are properly utilized and to keep control over finance activity। अब भाई हमारे पास में फंड आ गया, कितने करोड़ आ गए अपने पास में 30। तो हमें कंपनी के अंदर देखना है क्या वो सही तरीके के यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सही तरीके के फ्लो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो फ्लो के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। कौन सा फ्लो, कैश फ्लो। अकाउंट में आपका पार्ट 2 में लास्ट चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है,
उसमें आप समझोगे कैश फ्लो क्या होता है। क्या क्या होता है? कैश फ्लो। अपने बिजनेस में जितना पैसा लगता है तो कैसे फ्लो अप होता है, मतलब कहाँ तुमने लगाया, उसको क्या बोलते हैं? कैश फ्लो। इसमें सीखोगे अकाउंट के पार्ट 2 के लास्ट चैप्टर। चलो उसके बाद में देखो टू फॉर्म फाइनेंशियल पॉलिसी। अब देखो 30 करोड़ ले लिए और बढ़ाना है बिजनेस और पैसा चाहिए मार्केट से, तो पहले तो ले लिया, उसके बाद और मुझे रिक्वायरमेंट है 40 करोड़ की, कैसे लोगे? सादिया कैसे लोगे? पहले ले लिए, वो चुका नहीं है अभी, और लेना है और चाहिए, आइडिया के बाद से थोड़ी लेंगे क्या थोड़ी खाने की बाजी वाले का से मांग लो पैसा दे। थोड़ा 1350 ग्राम का दिमाग। सिंपल सी बात है भाई, नवा बिजनेस, ठीक है, और नवी चीज नवे तरीके चालू होती है, हर नवी चीज नवे तरीके से, नवे बिजनेस का नवा प्रोस्पेक्टस लेकर के जाने का। हमने नवा बिजनेस चालू करा, इसके लिए क्या की जरूरत है हमें? पैसे की। कोई बात नहीं, मैं तो हर वक्त हाँ बोलेगी, क्यों? क्योंकि इसको तो क्या मिल रहा है बीच में? कमीशन। क्या मिल रहा है? कमीशन। पब्लिक के पास में पैसा बहुत है, पब्लिक क्या लालची है? क्या है? एक का दो, मेरी अनगढ़ा 20 लाख कहाँ गए? ठीक है, पब्लिक ऐसी लालची है, तो लालच तो यही देगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एलोकेट भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे फाइनेंशियल पॉलिसी बना सकते हैं कि नवा फंड हम कैसे यहाँ पर एक बजाय जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, ठीक है, नाम नहीं दूंगा, नाम दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे चैनल के ऊपर तो खुलेगा नहीं, ठीक है, तो मुझे माफीनामा लिख करके भेजना, तो आप लोग भी समझना लाइव चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब एक बात समझो, जैसे बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, अभी 4G निकला, ठीक है, उनके जेब के पैसे थोड़ी निकला है, पब्लिक के पैसे से निकला है। आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील, इनके जो मालिक हैं खुद का पैसा थोड़ी लगा रहे हैं, किसका लगा रहे हैं? पब्लिक का लगा रहे हैं, ठीक है। फिर अभी अपने बात करें, नवी इलेक्ट्रिक मोटर कार आ रही है, खुद का पैसा थोड़ी लग रहा है, पब्लिक का लग रहा है। मेट्रो ट्रेन डल रही है, खुद का पैसा थोड़ी लग रहा है, किसका लग रहा है? जनता का। उसके छोटे छोटे क्या निकाल दिए वो लोगों ने? शेयर्स। क्या निकाल दिए? शेयर्स। हम तो लालची हैं, हम तो शेयर खरीदेंगे, ठीक है, खरीदना तो भी। उसके बाद देखो टू मेक अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स। सबसे बड़ी बात होती है तुम्हें जितना मनी चाहिए मिलेगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पास में ये चीज होनी चाहिए जिसका नाम होता है एसेट्स। क्या होता है? एसेट्स। क्योंकि गिरवी तो कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा, शायद तुम अपने आप को गिरवी रखो, ऐसे ही गिराओ मुझे भाग नहीं गए, इतना सारा पैसा लेकर के, ठीक है, और भी कितने सारे भगोड़े थे विजय माल्या भाग गए, ठीक है, तो ये सब भगोड़े पैसा लेकर के भाग गए। आम जनता रोती रही कटोरा लेकर के, ये पट्टे वहाँ फॉरेन के अंदर बैठ रहे गूगल ग्लास लगा के मैच देख रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो असेट्स होना चाहिए, अपने पास में जितनी ज्यादा असेट्स होगी उतना आप क्या कर सकते हैं? फाइनेंस का एलोकेट कर सकते हैं, वहां से उतना फाइनेंस अपने ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब लास्ट वन टॉपिक आता है पीएम। पीएम मतलब प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये चीज क्लियर होगी ना फाइनेंस में? यस यस। ये ध्यान रखना, ये सब छोटे छोटे हिस्से हैं, आगे इसका पूरा वाइड कॉन्सेप्ट आएगा आगे ही, मतलब चैप्टर्स हैं इसके पूरे। अब देखो पीएम की बात करते हैं अपने। पीएम मतलब प्रोडक्शन मैनेजमेंट। पहले अपने दो चीज की डिफरेंस जानते हैं। एक तो अपने जानते हैं प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, और एक अपने जानते हैं प्रोडक्ट मतलब क्या होता है। चलो फटाफट मेरे को बोलो प्रोडक्शन और प्रोडक्ट। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है और प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? फटाफट। जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो। प्रोडक्ट मतलब जो बना दिया है, ठीक। प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड से फिनिश गुड करने की प्रोसेस, ठीक है। रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड से फिनिश गुड करने की प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं अपने? प्रोडक्शन, ठीक है। और जो तैयार हो जाता है उसे अपने क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। फिनिश गुड को क्या बोलते हैं अपने? प्रोडक्ट, ठीक है। तो अपने को पढ़ना किसके बारे में? प्रोडक्शन। उसके बारे में आपको क्या करना है? उसको
मैनेज करना, ठीक है। अब ये पहले बता दूं प्रोडक्शन कौन से लेवल के ऊपर होता है। तो सबसे छोटा लेवल और सबसे नीचा लेवल, नीचे विचार के लोग तो कौन थे वो बॉटम लेवल, कौन थे वो बॉटम लेवल। बॉटम लेवल के अंदर कौन थे, सुपर लोग, जैसे बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। अभी फौजी निकला, ठीक है, उनके जेब के पैसे थोड़ी निकला है, पब्लिक के पैसे से निकला है। आयरन एंड स्टील, इनके जो मालिक हैं खुद का पैसा थोड़ी लगा रहे हैं, किसका लगा रहे हैं, पब्लिक का लगा रहे हैं, ठीक है। फिर अभी अपने बात करें नवी इलेक्ट्रिक मोटर कार आ रही है, खुद का पैसा थोड़ी लग रहा है, पब्लिक का लग रहा है। मेट्रो ट्रेन डल रही है, खुद का पैसा थोड़ी लग रहा है, किसका लग रहा है, जनता का। उसके छोटे छोटे क्या निकाल दिए वो लोगों ने, शेयर्स। क्या निकाल दिए, शेयर्स। हम तो लालची हैं, हम तो शेयर खरीदेंगे, ठीक है, खरीदना तो भी। उसके बाद देखो टू मेक अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स। सबसे बड़ी बात होती है तुम्हें जितना मनी चाहिए मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पास में ये चीज होनी चाहिए जिसका नाम होता है एसेट्स। क्या होता है, क्योंकि गिरवी तो कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा। शायद तुम अपने आप को गिरवी रखो, ऐसे ही नीरव मोदी भाग नहीं गए, इतना सारा पैसा लेकर के, ठीक है, और भी कितने सारे भगोड़े थे, विजय माल्या भाग गए, ठीक है। तो ये सब भगोड़े पैसा लेकर के भाग गए, आम जनता रोती रही कटोरा लेकर के, ये पट्टे वहाँ फॉरेन के अंदर बैठ रहे गूगल ग्लास लगा के मैच देख रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो असेट्स होना चाहिए, अपने पास में जितनी ज्यादा असेट्स होगी उतना आप क्या कर सकते हैं, फाइनेंस का एलोकेट कर सकते हैं, वहां से उतना फाइनेंस अपने ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब लास्ट वन टॉपिक आता है पीएम। पीएम मतलब प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये चीज क्लियर होगी ना फाइनेंस में। यस ये ध्यान रखना, ये सब छोटे छोटे हिस्से हैं, आगे इसका पूरा वाइड कॉन्सेप्ट आएगा आगे ही, मतलब चैप्टर्स हैं इसके पूरे। अब देखो पीएम की बात करते हैं अपने। पीएम मतलब प्रोडक्शन मैनेजमेंट। पहले अपने दो चीज की डिफरेंस जानते हैं। एक तो अपने जानते हैं प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, और एक अपने जानते हैं प्रोडक्ट मतलब क्या होता है। चलो फटाफट मेरे को बोलो प्रोडक्शन और प्रोडक्ट। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है और प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, फटाफट। जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो। प्रोडक्ट मतलब जो बना दिया है, ठीक। प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड से फिनिश गुड करने की प्रोसेस, ठीक है। रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड से फिनिश गुड करने की प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं अपने, प्रोडक्शन, ठीक है। और जो तैयार हो जाता है उसे अपने क्या बोलते हैं, फिनिश गुड को क्या बोलते हैं अपने, प्रोडक्ट, ठीक है। तो अपने को पढ़ना किसके बारे में, उसके बारे में अपने को क्या करना है, उसको मैनेज करना, ठीक है। अब ये पहले बता दूं प्रोडक्शन कौन से लेवल के ऊपर होता है। तो सबसे छोटा लेवल और सबसे नीचा लेवल, नीचे विचार के लोग तो कौन थे वो बॉटम लेवल, कौन थे वो बॉटम लेवल। बॉटम लेवल के अंदर कौन थे, सुपरवाइजर, दूसरे कौन थे अपने यहाँ पर, फोरमैन, जॉबर्स, उसके बाद में कौन थे, जॉबर्स, ठीक है, वर्कर्स, लेबर्स, मजदूरों को तुम भूल गए, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, क्या करना है, प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के लिए इतने लोग हैं अपने कौन से लेवल के ऊपर, मनी का है, कैपिटल का है, सब प्रोडक्शन किस तरीके से होगी। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन, मैंने क्या बोला, कन्वर्जेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड टू फिनिश गुड, ये प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके आगे देखो क्या बोला गया है, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन लेबर प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर कैपेबल टू सैटिस्फाई कस्टमर नीड्स। देखो अब यहाँ पे कंज्यूमर और कस्टमर दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताओ, कंज्यूमर और कस्टमर का डिफरेंस बताओ फटाफट। चलो बिल्कुल ये रॉन्ग था, ठीक है। कंज्यूमर मतलब क्या होता है, हम खुद चल के जाएंगे, गुड्स लेकर के आएंगे और वो गुड्स हम खुद यूज करेंगे, हम खुद यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे।
दैट इज कॉल्ड अ कंज्यूमर। तुम थोड़ा थोड़ा करीब थे आंसर के, पर थोड़ा थोड़ा दूर हो, ठीक है, मेले में भटक गए। अब दूसरी बात करते हैं कस्टमर। भाई हम गुड्स लेने जाएंगे, लेकर के आएंगे, लेकिन हम वो खुद यूज करेंगे नहीं, वो क्या होता है कस्टमर, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो नीड्स है फुलफिल कर रहे हैं, हम नीड्स किसकी फुलफिल कर रहे हैं, हम यहाँ पर कस्टमर की, किसकी फुलफिल कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अपने को ध्यान किसको रखने का, यहाँ पर कस्टमर को ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है, कस्टमर, ठीक है। अब कस्टमर की नीड्स तो आप भी जानते हो, हर सवेरा होता है, पुरानी चीजों से दिल भर जाता है, नई चीजें उसकी आंखों के सामने दिखाई देती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज इंक्लूड्स प्लानिंग, डिसाइडिंग प्रोग्राम्स, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, कीपिंग कंट्रोल। सबसे पहले भाई क्या बनाना है उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या है डिसाइडिंग प्रोग्राम्स, कब बनाना है, कैसे बनाना है। तो सबसे बड़ी बात होती है TMW। T मतलब होता है टाइम, क्या होता है M मतलब होता है मोशन, क्या होता है W मतलब वेज होता है, क्या होता है क्या बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। कैसे बनाना है यानी कितना उसका क्या लगेगा, मोशन लगेगा, यानी वर्क लगेगा। इंडस्ट्रियल फटैक होता है मेहनत, क्या होती है मेहनत। जितनी मेहनत लगेगी तो कितना उसमें आपको देना पड़ेगा, ये वेजेस, यानी कितनी अपने को तनख्वाह देनी पड़ेगी। ये सब चीज खास करके ध्यान रखना पड़ता है और उनको डायरेक्शन देना पड़ता है। और सबके ऊपर रखा जाता है कंट्रोल, क्या रखा जाता है कंट्रोल। नहीं रखेंगे, जैसे कि हमने एक नल खोल दिया, भूल गए, बाहर चले गए, तो जो पानी भरा हुआ है वो क्या हो जाएगा। वैसे ही अगर हम कंट्रोल नहीं रखेंगे तो अपने कंपनी के अंदर जो फंड है वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा फाइनेंस खाली होता जाएगा। चलो फॉलोइंग स्टेप्स टू डिसाइड प्रोडक्शन प्लान। सबसे पहले प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन प्लान। विदाउट प्लान हम प्रोडक्शन कर सकते नहीं है। टू अंडरटेक प्रोडक्शन रिसर्च, प्रोडक्शन के अंदर रिसर्च देखना, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि हम जानते हैं मार्केट के अंदर हमारी जो सिमिलरिटीज है वो बहुत सारी है। अगर हमारी प्रोडक्ट के अंदर जरा भी आनाकानी हुई, थोड़ी बहुत भी कमी हुई, कोई दूसरी कंपनी उसको प्रोड्यूस कर देगी। तुम घर में जो दांत मांजते हो जिसको अपने बोलते हैं कोलगेट, तो सॉरी कोलगेट तो मैंने नेम दे दिया, टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो, बोलो जल्दी 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 बोलो। चलो भाई ये हो गया क्लोजअप, पतंजलि भैया थोड़ा छोटा नहीं तो लिखते बाबा इतने का यहाँ पे। चलो हिमालय, चलो भाई क्लोजअप यूज करने वाले क्लोजअप की यूज करते हैं, हिमालय की नहीं यूज करते। हिमालय यूज करने वाले हिमालय की यूज करते हैं, क्लोजअप की नहीं यूज करते। जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। चलो इनको व्हाइटनेस चाहिए, आप बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। भाई क्लोजअप की यूज ताजगी, सुबह सुबह तुमको क्या चाहिए, ताजगी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, क्या हुआ कि भाई हमको यहाँ पे रिसर्च देखना है। अगर हिमालय वाला यहाँ पर ताजगी वाला रिसर्च करना चालू करेगा, तो अगर ये अपनी ताजगी देगा तो लोग क्लोजअप वाले किसके ऊपर आ जाएंगे, हिमालय के ऊपर। किसके ऊपर आ जाएंगे, हिमालय। और क्लोजअप वाला अगर व्हाइटनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान रखेगा तो लोगों के दांत पीले रहेंगे नहीं, ठीक है। तो लोग किसकी तरफ जाएंगे, हिमालय वाले। तो रिसर्च करते रहना है, क्या करते रहना है, रिसर्च। चलो उसके बाद में देखो, टू सिलेक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज वेल एज अ प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट मिक्स, देखो दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताऊं क्या चीज है। पहले यहाँ पर लिखते हैं अपने, क्या बोला गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और उसके बाद में क्या बोला गया, प्रोडक्ट मिक्स, PRODUCT मिक्स। देखो प्रोडक्ट्स मिक्स में मैंने आपको 4 Ps चलाया था। 4 Ps के अंदर पहला P जो कहता था प्राइस, क्या कहता था, दूसरा P क्या कहता था, पहला P प्रोडक्ट कहता था, क्या प्राइस कहता था। पहला P प्रोडक्ट, दूसरा P बताता था प्राइस, तीसरा P बताता था प्रमोशन, और चौथा P बताता था प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बताता था, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है, सुनते रहना, ठीक है। चलो अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट,
तो हमें यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनानी है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट मिक्स करना पड़ेगा और हमारी प्रोडक्ट के अंदर हम क्या नवीनता ला सकते हैं उसको क्या बोलते हैं अपने डेवलपमेंट। जैसे कि मैं आपको बात करूं कोलगेट के कितने टोटल फ्लेवर्स आते हैं, तो कोलगेट यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग टीथ रखने वाला भी आता है, कोलगेट अपने यहाँ पे सॉल्ट भी आता है, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है नहीं, चाट लेंगे अपने नमक वो है ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखने जाएंगे तो कोलगेट अपने नीम भी आती है, कोलगेट फ्रेश भी आता है, कोलगेट जेल भी आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी मुझे खबर है नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसने अपने प्रोडक्ट की मिक्स के ऊपर ध्यान दिया तो उसने अपने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट भी ध्यान दिया। चलने बता लोगों के ना दांतों में सेंसिटिविटी होने लगी, ठीक है, मतलब कुछ ठंडा खा तो दांत एकदम ठंडे हो गए, तो प्रोडक्ट सेंसिटिविटी भी ला दिया होगा, यानी कितने उच्च विचार के लोग देखो। और हम क्या करते हैं भैया कह रहे ना, हम तो सीधा सिर्फ ब्रश करने से ही करते हैं, क्यों बनाने से हम रखते नहीं, ठीक है। चलो अब उसके बाद में देखो टू सिलेक्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी। हम जानते हैं हमको जब नवी प्रोडक्ट लानी पड़ती है तो हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी और मशीनरी। टेक्नोलॉजी और मशीनरी हमको, क्योंकि नवा अपने को लाना है तो टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। और आप ये भी जानते हो इंडिया में जो कंपनी के पास में सबसे पहली टेक्नोलॉजी आ जाती है वो कंपनी की प्रॉफिट क्या होती है, अप होती जाती है, और जिसके पास नहीं आती उसको टाइम लगता है, ठीक है। इंडिया में अभी एक और नेटवर्क 5G नेटवर्क आ रहा है जल्द से जल्द। Fail to take decisions regarding selections of location as well as layout, ठीक है। अब लेआउट प्लान बनाना है, क्या बनाना, लेआउट प्लान कि 24 आवर्स के अंदर अपने को कितना वर्किंग करना है, 24 आवर्स के अंदर कितनी प्रोडक्शन करना है, 24 आवर्स के अंदर गुड्स कितना निकलना चाहिए, कितना पैकेट होकर के बाहर निकल जाना चाहिए। तो उसके बाद में to estimate required raw material other needs of production। सबसे बड़ी बात होती है कोई भी चीज का प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अभी अपने पास में जितना उतने का तो वर्क चालू है, क्या है, वर्क चालू है और मंगवाना है, क्योंकि ये प्रोडक्शन हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन बन गया तो वो सेल हो जाएगा, वो सीधा सीधा कहाँ पे जाएगा, स्टोर रूम में, जिसको अपन बोलते हैं स्टॉक, किसमें जाएगा वो, फिर जैसे जैसे क्या उठेगी डिमांड वैसे वैसे क्या होता जाएगा वो सप्लाई, स्टॉक नहीं, फिर वो क्या होता जाएगा सप्लाई। तो प्रोडक्शन के बाद में सीधा सीधा वो कहाँ जाता है, वेयरहाउस के अंदर, जिसको बोलते हैं अपने स्टॉक। फिर डिमांड उठती है तो क्या होता है वो सप्लाई, क्या होता है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तो जब तक वो सप्लाई नहीं होगा तब तक कि अपना मनी जो अपने बताया वो वापस मिलेगा नहीं, तो वो तो स्टॉप ही हो गया, तो नवा अपने प्रोडक्शन बंद कर देंगे, नवा प्रोडक्शन बंद करेंगे। उसके लिए अपने को रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, किसकी, तो रॉ मटेरियल्स अपने लेकर के आएंगे ताकि प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे, क्या रहे, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को रोकना नहीं। देन उसके बाद में देखो टू हैव प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन हो रही है। तुम्हें एक बात बताऊं तो कितने लोग यहाँ पे शैम्पूज वापरते हैं, डव, चिक, सनसिल्क, फिर क्लिनिक प्लस, मेरे वाले ना होता है ना, ट्रेसमे बॉयज वो मिला वो ना है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई एम नॉट ऑल्सो यूजिंग द शैम्पू, आई हैड दिस, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे मानो शैम्पूज के अंदर प्रिंट आती है, प्रिंट, ठीक है। अब जैसे कि जो प्रिंट होती है जरा भी इधर से उधर जाए, मिस प्रिंट हो जाए, क्या हो जाए, मिस प्रिंट, तो वो चलाती नहीं पाती, यूं पूरी लड़ी यूं खींच ले, तो एक लड़ी के अंदर 50 to 100 देते, कितने देते, 50 to 100, वो लड़ी यूं खींची, वो सीधा कहाँ जाता है, पता है, कचरे, वेस्ट में, कहाँ जाता है वो, वेस्ट में, ठीक है, उसको देखने का नहीं। तो ये क्या हो गया, ये वेस्टेज हुआ, क्या हुआ, तो इसके ऊपर कंट्रोल रखना है। नुकसान वर्कर का हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, कंपनी चला को मालिक, नुकसान किसका हो रहा है, तो मालिक को क्या रखना है, कंट्रोल रखना है, ठीक है। फिर जैसे कि बात करें अपने बालाजी का जो वेफर खाते हो, ठीक है, जरा भी मिसप्रिंट भी हो जाती है ना तो सीधा वो क्या करते हैं, खींच करके बाहर, जब वो खींच करके बाहर तो पूरी लड़ी बाहर आ जाए, तो लड़ी में 50 to 100 नम्स होते हैं पूरे, एक जो होता है ना उसका पूरा 50, और उधर क्या होता है, वेस्टेज बहुत सारा होता है, ठीक है। दूसरी चीज का वेस्टेज क्या होता है कि भाई प्रोडक्ट जो होती है, जैसे कि अपने बोलते हैं कुछ चीजें अपने बनाते हैं उसका वेस्टेज होता ही होता है, ठीक है। जैसे कि अपने बोलो अपने को एक फ्रेम चाहिए, ठीक है, तो फ्रेम के अंदर से अपने यहाँ पे पोर्शन निकाल लिया, कितनी बड़ी फ्रेम है, इसमें से अपने को सिर्फ इतनी फ्रेम चाहिए, तो आजू बाजू को कटिंग करना पड़ेगा, ये क्या हो गया, वेस्टेज हुआ, क्या हुआ, ये चलता है, ये पोसाता है, क्योंकि हम जानते हैं हमको रिक्वायर्ड एरिया ही चाहिए, ज्यादा चाहिए नहीं, रिक्वायर्ड एरिया वाला वेस्टेज कंपनी को पोसाता है, उसका प्रॉफिट ले लेती है।
लेकिन ये वेस्टेज पोसाता नहीं। एक है तो डाई बनाने की चीज आती है, क्या बनाने की चीज आती है? डाई, बड़ी बड़ी डाई बनती है, ठीक है। और ये डाई है ना बहुत काम में लेती है, डाई से बनता हुआ है, ठीक है। तो डाई जब कटिंग होती है ना तो उसका वेस्टेज बहुत होता है, ठीक है। अब उसके वेस्टेज में रहने के परचूनेट निकलता है, उसका वेस्टेज यूज कहाँ होता है वो मैं आपको बताऊँ। वो वेस्टेज जो निकलता है कचरा, वो भी किलो के हिसाब से बिकता है, इसके हिसाब से बिकता है। एक और चीज आपको बता दूं, बीच में मैं राजस्थान गया था, राजस्थान के अंदर मैं शिलौर गया था, झालोर, सॉरी पहले झालोर गया था, उसके बाद में मैं शिलौर गया था, ठीक है। शिलौर का झालोर का एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। झालोर के अंदर तो पूरे मार्बल्स बनते, क्या बनते हैं? मार्बल्स। जितने ही मार्बल्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे मार्बल्स थे और कचरे की तरह पड़े होते, बड़े बड़े जो शीट्स होते हैं ना मार्बल कचरे के, अपना उठाकर लेकर बाकी गुजरात में आ सकते, ठीक है ऐसा। तो अब वहाँ पे क्या था, जब मार्बल्स कटिंग होती है ना तो उसका कचरा निकलता है, डस्ट। क्या निकलता है? डस्ट। और वो डस्ट का इतना बड़ा पहाड़ बन गया, जितना बड़ा अपना नारोल का पहाड़ है। नारोल अपने बॉम्बे होटल का पहाड़ कभी तुम देखना, इंडिया का सॉरी अहमदाबाद का अपना माउंटेन है, कभी जाके सेल्फी लेना वहाँ पे ऐसा। तो अब वहाँ पे देखने जाएंगे तो उसी तरह वहाँ पे डस्ट का पहाड़ बनेगा, ठीक है। वो डस्ट से टाइल्स बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? टाइल्स। पर इंडिया वो डस्ट लेता नहीं, वो डस्ट लेता है चाइना। चाइना बहुत आगे, आंखें खुलती नहीं लेकिन टेक्नोलॉजी खुल जाती है। आंखें खुलती नहीं लेकिन टेक्नोलॉजी खुल जाती है। जबकि इंडिया चाहे तो ये चीज कर सकता है, करता है। मोरबी के अंदर बनती है टाइल्स, उससे डस्ट से भी, लेकिन ज्यादातर डस्ट वो लोग देते नहीं। मैक्सिमम डस्ट कौन ले जाता है? तो डस्ट भी, कचरा भी तुम्हारे दिख रहा है आजकल। चलो उसकी बात करें। टू हैव क्वालिटी कंट्रोल, सबसे बड़ी बात क्या होती है? क्वालिटी बना के रखना है, ठीक है। क्वालिटी नहीं रहेगी तो कोई परचेज करेगा नहीं। अब क्वालिटी में आप भी जानते हो, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट को यूज करते हो, एक बार अगर उसको परचेज करते हो, अगर आपको अच्छी उसकी क्वालिटी लगती है तो यूज करोगे, वरना करोगे नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देता हूँ, आपने एक फाउंडेशन को परचेज करा, फाउंडेशन मतलब जो लगाने वाला था, ठीक है, ब्यूटिक्स का। अब वो फाउंडेशन आपने परचेज करा, काफी महंगा वाला था, 450 नाम करो ना, 2000 वाला था, लेक्मे का, ठीक है। अब वो फाउंडेशन लगाया रात में या कहीं पे भी लगा के हम फंक्शंस में गए फैमिली के साथ में, सुबह उठे तो बड़े बड़े दाने निकलते। तो वो क्या हुआ, स्किन्स को सूट करा नहीं, उसको परचेस करोगे भी तुम? नहीं, क्योंकि वो तो अब जाने वाले नहीं है, ठीक है, वो जाने वाले। तो वो देखो, जब कंपनी अपनी प्रोडक्शन बनाती है तो उसके पीछे वो लोग इम्पोर्टेंट नोट भी देते हैं कि कौन सी स्किन वालों के लिए ये इफेक्ट कर जाएगा। लेकिन पब्लिक तो कैसी है, नोट पढ़ना समझते हैं, क्योंकि जब जज्बाती बन जाती ना, आने दो, पैसे तो हमें ही देने हैं, ठीक है। तो ये चीज है, क्वालिटी कंट्रोल रखना है, क्योंकि जेफ बेजोस ने एक चीज कही है, ना तो भाई लोगों को, पब्लिक को ना तो लेट डिलीवरी पसंद है, ना तो खराब क्वालिटी पसंद है, ना ही उनको प्राइस यानी कि प्राइस हाई पसंद नहीं। उसमें से क्वालिटी और लेट डिलीवरी को उन्होंने खास ध्यान रखा। कस्टमर को क्वालिटी मिलती रहनी चाहिए, तो कस्टमर जितना मांगोगे उतना पैसा देगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो, to undertake activities to control expenditure of cost and to maintain increase in productivity। जैसे कि हमने एक चीज पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड की, एक चीज देखो तो आपको रिपीट करा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के अंदर यूनिट नंबर 5 था जिसका नाम था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम कोई भी चीज बनाने के लिए सबसे पहले उसकी क्या निकाली जाती है? कॉस्टिंग निकाली जाती है। जब टेस्ला जो कंपनी थी, सॉरी मैंने टेस्ला नेम दे दिया, ठीक है, इसको कट कर देना, मैं कट खुद ही कर दूंगा। मैं अगर हम कोई कंपनी का नेम नहीं दे सकते, अगर हम उसको नेम दे तो यूट्यूब से कितना बड़ा मेल आता है, उसका जुर्माना भरना ओनली $3000। बीच में मैंने सिर्फ $100 का पेड अप करा था, चैनल पे बहुत बार स्ट्राइक आ चुकी, दैट्स मी। चलो तो कटिंग तो मैं खुद कर दूंगा। तो मैंने आपको क्या बोला, अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार आ रही है, ठीक है। तो जब पहली इलेक्ट्रिक कार बने ना, पहली, ठीक है, तो उसकी कॉस्टिंग पड़ी $1 लाख। कितनी पड़ी? ये बहुत ज्यादा हो गई, क्या हो गई? बहुत ज्यादा। दोबारा बनाई तो उनको पड़ी यहाँ पे $85,000, ये भी बहुत ज्यादा हो गई। तीसरी बार बनाई, उसको डिस्ट्रॉय करके बनाई हो, फिर बनाई तो फिर बनी यहाँ पे $65,000, ये भी बहुत ज्यादा।
फिर बनाई, मतलब ऐसे कंटिन्यू ट्रायल करते गए। क्या करते गए? छल्ले में उसको कितने पे लेकर के आ गए? उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को कितने पे लेकर के आ गए? 20,000। यानी जब उन लोगों ने 1 लाख की बनाई होगी तो जाहिर सी बात है उसने कुछ हैवी मटेरियल्स का यूज करा होगा। जैसे कि आजकल तुम बाइक्स देख रहे हो या कार देख रहे हो, सब पे फाइबर आ गया है। क्या आ गया है? और ओल्ड देखोगे सबके ऊपर क्या था? आयरन था। क्या था? वो मजबूत थी, टिकाऊ थी, 70 साल तक के चलती रही, आती 2 साल भी चल जाए, ऐसी बात होगी। ठीक है, तो पोस्टिंग कितनी आ गई उसकी? 20,000। इजी पड़ गई है वो। ठीक है, तो जितना हो सके हमको हमारी पोस्टिंग में क्या करना है? रिड्यूस करना है। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्शन, हमारी प्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस रखना और सिंप्लीफिकेशन रखना। वेरिएशंस मतलब अलग अलग ट्राई करते रहना है, लेकिन वो प्रोडक्ट को एकदम सिंपल वे में रखना है, ज़्यादा भी उसको कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है, ताकि हमारे जो वर्कर्स उसको कर